अगर आपके क्रेडिट कार्ड में 1 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर होके रखा है, अब वो एक्सपेंडिचर आपने खुद के लिए किया है या फिर अपने दोस्तों के लिए किया है और बाद में पैसा ले लिया है, अपने पापा ने आपको पैसे भेजे और वहां से अपने एक्सपेंडिचर किया है, इट डजेंट मैटर। अगर आपके क्रेडिट कार्ड से 1 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर हुआ है तो आपको नोटिस आने वाला है और आपको वो सारे एक्सपेंडिचर के सोर्सेस बताने होंगे। तो वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में जिसकी वजह से यू कैन गेट एन इनकम टैक्स नोटिस। एंड ये टॉपिक हमने आज इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज आई सी लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इनकम टैक्स नोटिसेस एंड द नंबर ऑफ दीज नोटिसेस हैज गॉन अप significantly over the last 2 years। तो एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये नोटिसेस आ रहे हैं। एंड ये नोटिसेस सबको ही आ रहे हैं, बिजनेसेस, सैलरीड पीपल, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, एवरीवन अलाइक। तो फ्रॉम माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर सम कॉमन मिस्टेक्स एंड सम कॉमन ट्रांजैक्शंस दैट दिस पीपल आर डूइंग एंड दे आर ignorant about it, उनको शायद पता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दोज ट्रांजेक्शन्स दे आर गेटिंग अ नोट। जब ये नोटिसेस आते हैं देन योर एंटायर इनकम, योर ऑल योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स उसमें स्क्रूटनाइज होते हैं। तो देर इज अ लॉट ऑफ compliance burden on the SSC, on everyone. So the first mistake people do is when they do cash transactions, and it's very tricky as well क्योंकि इंडिया में even though there is lot of UPI system working really well, there banking system, there is banking for all, there are a lot of cash transactions that are still happening, and government also under due to this cash transaction there are a lot of under reporting of income happens. So cash transactions के around there has been many regulations from different acts, from income tax act, from uh, other companies act. So, and one of the common mistakes people do is when they deposit cash into their bank accounts and they do not disclose where they got that cash from. So so in a common man term, if you are depositing some money into your bank account, the income tax department wants to know where you got that cash from. And the way you can tell them is by filing your income tax return. But the mistake people do is that they keep on depositing cash into the bank account, but they do not file any of their income tax returns. Or even if they file the income tax return, the amount of cash that they deposit is significantly higher. So, one thing you can keep in mind is that when you are depositing cash into your savings bank account or making an FD out of it, if you are doing deposits more than 10 lakhs in a year, not one time but aggregate all of your transactions, if your cash deposits are going beyond 10 lakhs and you have not filed an income tax return, or if you have filed an income tax return but you have deposited way more cash, and the solution to this is that when you get income in cash and you are depositing in your bank account, you have to keep in mind that I have to show this income also in my income tax return. दूसरी एक मिस्टेक जो बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है कि इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम तो कम दिखाते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड में इतने एक्सपेंसेस कर लेते हैं, अपने लिए, अपने दोस्तों के एक्सपेंडिचर्स कर ले, किसी और के लिए फ्रिज खरीद लिया, टीवी खरीद लिया और बाकी बाद में उनसे पैसे ले लिए। तो ये तो मतलब दिस इज नॉट नथिंग रॉन्ग विद दिस, लेकिन आपको इसके लिए इनकम टैक्स नोटिस जरूर आ सकता है क्योंकि इनकम टैक्स का लॉजिक ये है कि आप इतना खर्चा कैसे कर रहे हो जबकि आपका इनकम ही नहीं है। तो देर इज मतलब इसके लिए वो आपको फांसी नहीं देने वाले, लेकिन उस टाइम पे आपको वो रिप्लाई, उसको अपने सारे एक्सपेंडिचर को फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि देखो ये चीज़, ये टीवी मैंने अपने दोस्त के लिए खरीदा था एंड दिस एक्सपेंडिचर इज फॉर दिस वन, और ये जो मेरे पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं इसके लिए मैं इतना इनकम या मेरे पापा से पैसा लिया था या एनीथिंग लाइक दैट, और फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा लिया था। तो ऑल दोज कंप्लाइंसेस वो फिर बाद में करने पड़ते हैं। तो आप जब अपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप भी करते हैं
तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि उसके अकॉर्डिंगली आपका इनकम रिटर्न भी फाइल होना चाहिए, और इसकी वजह से आपको आगे जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफिकेशंस देने पड़ सकते हैं। तीसरा एक ट्रांजैक्शन जो करते टाइम आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा इज वाइल बाइंग प्रॉपर्टीज, एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं एंड यू एट दैट टाइम यू गिव योर पैन राइट, और रजिस्ट्रार वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करता है, एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब देखता है कि यू हैव बॉट अ प्रॉपर्टी, सपोज इट्स ऑफ 10 lakhs, but you have never filed your income tax return, or suppose you are buying a property of 50 lakhs, but across all these years तुमने 2 लाख 3 लाख 4 लाख करके टोटल शायद 10-15 लाख का यू नो योर कैपिटल तुम्हारा सिर्फ 10-15 लाख का ही बनाया है। तो देर इज अ मिसमैच कि अगर तुम्हारे पास इतने सालों के इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से इफ यू हैव ओनली 10 lakhs ऑफ कैपिटल, तो तुमने उससे 30 लाख या 50 lakhs का प्रॉपर्टी कैसे खरीद लिया, राइट? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी हर प्रॉपर्टी के पीछे तो नहीं घुस सकती, तो वो क्या कर, दे हैव इंटरनल बेंचमार्क कि अगर आपने 30 लाख से ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, तो दे नॉर्मली लुक एट के वेदर ही हैज whether this person has sufficient capital to do so। तो आपको कैसे पता चलेगा कि if you have that sufficient capital, तो उसके लिए आपको अपने चार्टर्ड अकाउंट से बात करना पड़ेगा। एक बैलेंस शीट आपको भी बनानी पड़ेगी कि हर साल आप अ, कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, और वो इनकम आप कौन से एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा करते करते आपका कैपिटल कैसे ग्रो हो रहा है। और आप जब प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो आपको बहुत अलर्ट होकर देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास इतना कैपिटल है कि मैं ये प्रॉपर्टी जो इतना वैल्यूएशन है या फिर इतना ट्रांजैक्शन अमाउंट है, क्या मैं उतना खर्च कर सकता हूँ एज पर माई कैपिटल और नॉट। अगर आप नहीं कर सकते देन तो वो टाइम पे आपको अपने सीए की सलाह लेनी पड़ेगी कि हाउ कैन आई वी कैन अरेंज दिस ट्रांजेक्शन्स बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम पीपल। अब आप लोन भी लेते हैं किसी इंसान से, तो उस इंसान के पास भी उतना कैपिटल होना चाहिए कि वो आपको लोन दे सके। अगर उसने भी कभी रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर 2-3 लाख से 4-5 लाख नील रिटर्न फाइल कर रहा है, और वो आपको एकदम से 50 लाख का लोन दे रहा है, तो आप तो फंसोगे, अपने दोस्त को भी लेके फंसोगे। द डिपार्टमेंट हैज वेरी रोबस्ट सिस्टम टू फाइंड आउट दिस फाइनेंशियल अनोमलीज। ये ट्रांजेक्शन्स को वो बहुत माइन्यूटली बारीकी से देखते हैं, और इसके लिए आपको नोटिस आ ही जाएगा, और वो टाइम पे आपको फिर अपने ट्रांजेक्शन्स को फिर रीजंस के साथ उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे खरीदा ये प्रॉपर्टी, इसके सोर्सेस कहाँ से आए, ये फंड्स कहाँ से आए। तो बहुत लॉजिकल चीज़ है, एंड कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर तो एक दूसरा अलग से वीडियो भी बनाए कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आप इनकम टैक्स और अदर लॉस से कैसे मतलब प्रॉपरली कंप्लाई होके, ताकि आपको आगे जाके कोई भी उससे प्रॉब्लम्स ना हो। तो एक अब डिटेल केस स्टडी और डिटेल एनालिसिस हम उस पर ज़रूर बनाएंगे। बट एक एक दो और चीज़ें जो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम मोस्टली लोग मिस्टेक कर लेते हैं कि रजिस्टर्ड जो वैल्यू है उससे कम में खरीद लिया। अब रजिस्टर्ड वैल्यू से अगर आपने कम में खरीद लिया तो वी कान विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द टैक्सेशन, बट वो दैट कम्स अंडर इनकम टैक्स का परव्यू, राइट? उसका और बहुत बड़ी गलती जो मैं मोस्टली अपने सैलरीड दोस्तों को करते हुए देखता हूँ इज दैट दे क्लेम डिडक्शंस विच आर नॉट पार्ट ऑफ देयर सैलरी। जस्ट बिकॉज आपके प्रीवियस कंपनी में आपको एचआरए का डिडक्शन मिलता था, दैट डजंट मीन दैट इन दिस कंपनी आल्सो यू कैन क्लेम द एचआरए विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपके सैलरी स्लिप में आपका सैलरी का जो ब्रेकअप है उसमें कौन से डिडक्शंस है, वही ओनली दोज डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई डिडक्शंस क्लेम करते हैं एंड उससे तो आपका टैक्स तो बच ही गया, लेकिन आगे जाके इफ़ यू गेट अ नोटिस एंड ऑल द वो सारे डिडक्शंस के प्रूफ आपको मांगेंगे, तो सबसे पहला प्रूफ तो आपका सैलरी स्लिप मांगेगी कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए वो सारे डिडक्शंस का प्रोविजन पहले किया कि नहीं था, आपका सैलरी ब्रेकअप में वो डिडक्शंस थे कि नहीं, एंड ओनली देन कैन यू क्लेम दो डिडक्शन। फिर आपने वो एक्चुअली वो एक्सपेंडिचर किए कि नहीं।
तो ऑल द रेंट रिसिप्ट्स, ऑल द HRA का रेंट एग्रीमेंट. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द बेसिक थिंग इज दैट कि आपका सैलरी ब्रेकअप में वो डिडक्शंस होने चाहिए. इफ यू डोंट हैव दैट एंड यू हैव क्लेम्ड those deductions, then going in future you do not know if you get a notice and if you are not able to आप समझा नहीं पा रहे हैं कि ये क्या डिडक्शंस हैं और कहाँ से आपने अवेल किए, तो आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी फिर सब चीज़ों को मिला के आप जितना जितना टैक्स बचाया उससे शायद ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा. और एक चीज़, जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, तब आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि जो भी इनकम्स या जो भी ट्रांजैक्शंस आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर आप अपनी इनकम के कैलकुलेशन को ऑल द एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के इनकम एंड ट्रांजैक्शन लिस्ट के साथ एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें. कोई इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शंस, कोई इंटरेस्ट का इनकम, कोई रेंट इनकम, एनी डिविडेंड इनकम्स, अगर ये अपने एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, देन इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर इनकम टैक्स रिटर्न एज वेल. एक छोटी सी भी ट्रांजैक्शन अगर छूट जाती है तो उसकी वजह से आपको एक ऑटोमेटेड नोटिस आ जाता है कि यू हैव नॉट डिस्क्लोज दिस इनकम, या ये जो डिडक्शन आपने क्लेम किया है ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आपके, या इसमें इट डजंट मैच विद योर स्टेटमेंट. तो ये सब चीज़ें आपको एक नोटिस दिला सकती है और उस एक नोटिस की वजह से आपका पूरे साल के सारे ट्रांजैक्शंस विल कम अंडर इनकम टैक्स स्क्रूटिनी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जो AI फॉर टैक्स पेयर्स. आप उस ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पे जाके एग्जैक्टली देख सकते हैं कि व्हाट एंड ऑल ट्रांजेक्शंस हैज बीन रिफ्लेक्टेड एज इनकम in your EI statement. So let's summarize the entire discussion that we had till now. अगर आपके ये ट्रांजेक्शन्स हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता. पहली बात, if you have cash deposits more than 10 lakhs during the entire year in a single transaction or in aggregate of all your transactions in all your savings account, अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया है तो आपको नोटिस आने वाला है. आपको अपना वो इनकम का सोर्स रिटर्न फाइल करके या नोटिस के रिप्लाई में आपको समझाना पड़ेगा. आप उससे नहीं भाग सकते. दूसरी चीज, अगर आपके क्रेडिट कार्ड में 1 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर होके रखा है, अब वो एक्सपेंडिचर आपने खुद के लिए किया है या फिर अपने दोस्तों के लिए किया है और बाद में पैसा ले लिया है, अपने पापा ने आपको पैसे भेजे और वहां से अपने एक्सपेंडिचर किया है, इट डजेंट मैटर. अगर आपके क्रेडिट कार्ड से 1 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर हुआ है तो आपको नोटिस आने वाला है और आपको वो सारे एक्सपेंडिचर के सोर्सेस बताने पड़ेंगे. आपको क्लियरली उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. तीसरा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आपके पास एडिक्वेट कैपिटल ही नहीं, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस जरूर आएगा. इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको आगे भी खरीदनी है या फिर प्लान कर रहे हैं खरीदने का, तो आपको अभी से रिटर्न, इनकम टैक्स के लिए रिटर्न फाइल करके टैक्स भर के अपना वाइट मनी, अपना एडिक्वेट कैपिटल बैलेंस धीरे धीरे करके जमा करना पड़ेगा. आगे जाके अगर आप 50 लाख का कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अलोंग ऑल दीज इयर्स आपको 50 लाख का कैपिटल पहले बिल्ड करना पड़ेगा. विदाउट एडिक्वेट वाइट मनी और विदाउट एडिक्वेट कैपिटल अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आने ही वाला है कि ये प्रॉपर्टी जो खरीदी वो पैसा कहाँ से है, आपने तो इतना रिटर्न इनकम कभी दिखाया ही नहीं. एंड द लास्ट वन, ऑलवेज मेक श्योर दैट ऑल द डिडक्शंस जो आप क्लेम कर रहे हैं अगेंस्ट योर सैलरी, वो आपके सैलरी स्लिप में भी अवेलेबल होना चाहिए. अगर आप HRA का कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं या फिर आप लीव अलाउंस का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अपने सैलरी के अगेंस्ट, तो वो आपके सैलरी स्लिप में भी वो ब्रेकअप होना चाहिए. अगर अगर आपके सैलरी स्लिप में कोई डिडक्शन नहीं है, HRA का डिडक्शन शायद नहीं है या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस का डिडक्शन नहीं है और आपने उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर दिया है, तो अगर आपको उसका नोटिस आता है टू एक्सप्लेन ऑल योर डिडक्शंस, टू एक्सप्लेन ऑल योर इनकम, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो टाइम पे. और उसके साथ साथ वेन एवर यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ हमेशा कोरिलेट करो और ऑलवेज मेक श्योर दैट ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन योर एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम
आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप सबको बताना चाहता था, ताकि आप अपनी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सकें आगे जाके। यू शुड नेवर फेस एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, से आपको आगे जाके कोई बड़ा प्राइस पे ना करना पड़े। तो these were some transactions जो आपको इनकम टैक्स का नोटिस दिला सकती है, और उस टाइम पे वो कंप्लाइज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, शेयर दिस वीडियो टू समवन यू think he may benefit from this, and until next time, be happy, live a good life. Thank you.